Hello, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome back all of you. I'm your host Sana Sharif from Smart Games Academy. Today we are going to have a session on ideal parenting Z Alpha generations, which will be conducted our most respectable, honorable person who has a ocean of knowledge and a vast experience in his field, Dr. Naveed Ahmad Khan. He is a mind sciences expert, psychologist, and motivational speaker. So let's welcome Dr. Naveed. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो Hello. Sir, am I audible? एम आई ऑनलाइन? Yes, sir, you are. Assalamu alaikum, sir. How are you? आई एम फाइन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारा आज का टॉपिक है जेड अल्फा जनरेशंस। सर मैं इस टॉपिक को चाहूंगी कि पहले आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें हमारी ऑडियंस को कि क्या है जेड अल्फा जनरेशंस जो है वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। First of all, I would like to greet all of my audience in the Islamic way. Assalamu alaikum. Hello. जी सर, कंटिन्यू। First of all, I would like to greet you in the Islamic way. Assalamu alaikum. मेरा नाम डॉक्टर नवीद अहमद खान है। चाइल्ड डेवलपमेंट में PhD की हुई है। सबसे पहले तो आज के टॉपिक के बारे में हम बता दें कि आइडियल पेरेंटिंग का मतलब है यू गिव ईच एंड एवरी हेलो सर, आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इशू। हेलो 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 सॉरी ऑडियंस, आई थिंक यहाँ पर कुछ नेटवर्क इशू हो गया है डॉक्टर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा क्या है। मतलब आजकल के बच्चे, जनरेशन जी जो है वो बच्चे जो 1995 96 से लेकर 2012 तक उनकी डेट ऑफ बर्थ है, जो कि ऑलमोस्ट बच्चे नहीं रहे, तो उनको जनरेशन जी कहा जाता है। जो अल्फा जनरेशन है, यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2012 या इसके बाद है, तो उनको जनरेशन अल्फा कहते हैं। जहां तक आइडियल पेरेंटिंग की बात है, तो आप चार चीजें, चार एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है अपने बच्चे को देते हो, तो ये आइडियल पेरेंटिंग है। वन इज फूड, वन इज सिक्योरिटी हर लिहाज से, द थर्ड इज अफेक्शन, और फोर्थ जो है वो साइकोलॉजिकल ग्रोथ। तो ये जो चार चीजें हैं ये डेवलपमेंट में आती है, और अगर ये आप बच्चे को देते हो तो ये आइडियल पेरेंटिंग में आता है। सर बीइंग अ पेरेंट जो है वो हमें किस तरह की क्वालिटीज अपने चिल्ड्रन को टीच करनी चाहिए, और बीइंग अ टीचर जैसे हमारी बहुत सारी ऑडियंस है तो हम इसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। देखिए, चार चीजें हैं बच्चे में। अगर मैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करूं तो चार बेसिक चीजें हैं जो हमने बच्चों को देनी है। नंबर वन, आपने उनको देना है फिजिकल ग्रोथ, या उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं, जैसे कि मादी चीजें जिसको हम कहते हैं, खाना पीना वगैरह, कपड़े वगैरह, जो फिजिकल ग्रोथ के लिए जो जरूरी चीजें हैं, एक वो बीइंग अ पेरेंट आपकी जिम्मेदारी है जो आपने देनी है। दूसरा जो है वो साइकोलॉजिकल ग्रोथ है, जिसमें तीन चीजें आती है। सोशल ग्रोथ भी आता है उसमें। साइकोलॉजिकल ग्रोथ में बच्चे को डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, बच्चे को स्पीच एंड लैंग्वेज आना चाहिए, बच्चे को जो है वो सोशलाइजेशन आना चाहिए।
तो ये दूसरे नंबर पे हमारे पास साइकोलॉजिकल ग्रोथ आ गया। तो फिजिकल ग्रोथ प्लस साइकोलॉजिकल ग्रोथ। थर्ड नंबर जो सबसे जरूरी चीज है जो पेरेंट्स ने बच्चों में इनकारपोरेट करना है या बच्चों को देना है, वो है सही और गलत की पहचान, यानी जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं सही अकीदा या सही जो नजरिया होता है, वो एज ए पेरेंट जो है आपने बच्चों में इनकारपोरेट करना होता है। और फोर्थ नंबर जो है वो केयर फॉर अदर, जिसको हम एहसास कहते हैं, जो कि हर इंसान में अनफॉर्चुनेटली होना चाहिए लेकिन नहीं होता। तो ये चार चीजें बीइंग पेरेंट जो है, आइडियल पेरेंट्स ने बच्चों में इनकारपोरेट करने या बच्चों को देने हैं। और मुआशरती लिहाज से एज ए टीचर भी हमारी जिम्मेदारी है और पेरेंट्स के लिहाज से एज ए पेरेंट भी हमारी जिम्मेदारी है। जी सर, मेरा एक और सवाल आपसे ये, आपने कहा कि साइकोलॉजिकल और फिजिकल जो है ग्रोथ होनी चाहिए और बच्चों को हमें सोशल करना चाहिए। सर लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर इतना बर्डन है कि उनको सोशल एक्टिविटीज करने का टाइम नहीं मिल पाता। तो सर यहाँ पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि आपने बहुत अच्छी बात की कि यहाँ पे इतना बर्डन होता है कि अगर आप दुनिया के टॉप कंट्रीज को देखें जहाँ पे एजुकेशन टॉप में है, तो वहाँ 5 साल से कम बच्चे को स्कूल भेजना इलीगल है। यहाँ पे आप 3 साल के बच्चे को बैग पकड़ा के जो है ये प्री वन है, ये प्री टू है, ये बिजनेस माइंड कम्युनिटी ने इस तरह एक किया हुआ है कि जी जल्दी शुरू करो स्कूल को। तो इस तरह तो इसीलिए तो यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 64% ऑफ द स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान दे आर सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल इश्यूज। आपका 5 साल का बच्चा भी नफ्सियाती इश्यूज का शिकार है, आपका 10 साल का बच्चा भी नफ्सियाती इश्यूज का शिकार है, आपका 12 साल का बच्चा भी नफ्सियाती इश्यूज का शिकार है। वो इसलिए कि उनकी जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ है या उनकी जो रिक्वायरमेंट है बीइंग ए ह्यूमन, वो नहीं हो रही। अगर सिर्फ बच्चे पैदा करना और उनको खाना पीना देना या उनको फिजिकल जरूरियात प्रोवाइड करना ही पेरेंट्स का काम होता या यही हमारी जिम्मेदारी होगी, तो ये जानवर हमारे हमसे बेहतर करते हैं, हमसे ज्यादा बच्चे भी पैदा करते हैं, हमसे ज्यादा उनकी बेहतर खुराक का इंतजाम भी करते हैं। लेकिन जो चीज हमें मुख्तलिफ करती है उनसे, वो है बेसिकली बीइंग ए ह्यूमन, आपके नफ्सियात, आपका एहसास। तो यही तो वजह है कि अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से आजकल हमारे पेरेंट्स को ये तो पता होता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, इमरान खान क्या करेगा, नवाज शरीफ क्या करेगा, जरदारी क्या करेगा, रशिया अफगानिस्तान पे हमला करेगा कि नहीं करेगा, अमेरिका और चाइना में क्या डीलिंग चल रही है। इवन कोरोना के कंस्पिरेसी थ्योरीज का भी आजकल के हर पेरेंट को पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि मेरे बच्चे के नफ्सियाती जरूरियात क्या है। तो इस वजह से तो आपका बच्चा खुद को अकेला महसूस करता है। इसलिए इसलिए तो आपका बच्चा जी सर, आप आपसे बिल्कुल ठीक ज्यादा कह रहे हैं। टॉय इसलिए तो आपका बच्चा आपसे ज्यादा टॉयज से मोहब्बत करता है या टॉयज के साथ टाइम गुजारने में इजी फील करता है, बजाय कि पेरेंट्स के साथ वो टाइम गुजारे। सर आपके आइडिया से, आपके सजेशन से जो है आइडियल एज क्या है बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाने के लिए? किस एज का कम बच्चा अज हमें कम अपने स्कूल में लेना चाहिए? बहुत जल्द भी आप लेके जाओगे तो 5 से 6 साल की उम्र का बच्चा जो है वो स्कूल जाना चाहिए। इससे पहले होम स्कूलिंग या मदर स्कूलिंग जो है वो इंतहाई जरूरी है और वो होना चाहिए। यहाँ पे आई एम सॉरी, मदर्स अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या फ्री करने के लिए, बहुत सारे मदर मजबूर भी होते हैं, लेकिन ये चीजें वो 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजती है जो कि बच्चे के साथ इंतहाई जुल्म है। सर आपने बिल्कुल सही कहा कि शायद यही एक वजह है कि हमारे बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से ज़्यादा आजकल मोबाइल फ़ोन्स की तरफ जो है इनकी साइकी बहुत ज़्यादा इन हो गई है कि वो वहाँ पर एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। तो सर हम कैसे दूर कर सकते हैं बच्चों को स्क्रीन टाइम से, और कैसे पेरेंट्स को हम गाइड कर सकते हैं कि वो उनको टाइम दें और उनकी तरफ उनकी इंटरेक्शन अपनी तरफ लेकर आए? देखिए, यहाँ पे मैं आपको आइडियल पेरेंटिंग, मेरी एक बुक है जो कि बहुत जल्द पाकिस्तान में पब्लिश होने वाली है, उसमें एक जुमला मैंने लिखा है कि एक प्रोफेसर साहब जो है एक जहाज में सफर कर रहे थे, तो एक छोटा बच्चा जो 7 साल का बच्चा है वो
किताब पढ़ रहा था, 6 साल का 7 साल का बच्चा किताब पढ़ रहा था मुसलसल बहुत ज्यादा देर तक। जब किताब पढ़ रहा था, मदर भी किताब पढ़ रही थी, तो उस प्रोफेसर से रहा नहीं गया, उसने उस मदर से पूछ लिया कि आपने इस बच्चे को कायल कैसे किया किताब पढ़ने पे, हमारे बच्चे तो नहीं पढ़ते। तो उन्होंने जो जवाब दिया, वो जवाब मैंने अपने बुक में लिखा हुआ है। वो जवाब ये था कि बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। बच्चा अभी 4 महीने का हुआ नहीं, बच्चा अभी 4 महीने का हुआ नहीं, माँ की तरफ देखता है, उसने भी मोबाइल पकड़ा हुआ है, वो भी मोबाइल कुछ सर्व कर रही है, यूजफुल के लिए, अनयूजफुल के लिए, टाइम पास के लिए, डजंट मैटर, लेकिन वो देख रहा है। फादर की तरफ देखता है तो फादर भी मोबाइल यूज कर रहा है। तो अब ये बच्चे के जहन में 4 महीने से लेकर 28 महीने तक ये सबसे जरूरी एज है। बच्चा जो देखता है वो इनकॉर्पोरेट करता है, वो वही वो करने की कोशिश करता है। तो इस एज में अगर आप बच्चे के सामने मोबाइल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, तो मेरे ख्याल में फिर आप उसके बाद बच्चे को अगर मोबाइल से रोकोगे, तो ऐसा है जिस तरह किसी नशे को आप नशे से रोकते हो। यहाँ सर तो बिल्कुल। प्रॉब्लम ये भी है कि जी जी, जी, कंटिन्यू। सर मेरा यहाँ पर सवाल ये था कि यहाँ तो प्रॉब्लम ये भी है, यहाँ तो प्रॉब्लम ये भी है कि बाजों का माँ या बाप अपने आप को ईज करने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है, कार्टून पकड़ा देती है। आपको पता है मोबाइल एडिक्शन, स्पेशली कार्टून एडिक्शन, इज वन ऑफ द वर्स्ट टाइप ऑफ एडिक्शन एवर। ये आप ऐसा कर रहे हो जैसे बच्चे के हाथ में हेरोइन का पैकेट या आइस का पैकेट थमा देते हो। मेरे ख्याल में हेरोइन का पैकेट थमाना ज्यादा जो है ठीक होगा एज कम्पेयर टू उस एज में, स्पेशली जो 4 महीने से लेकर 24-28 महीने तक का जो बच्चा है, उस एज में अगर आप बच्चे को मोबाइल पकड़ाते हो इवन फॉर 2 मिनट, तो इससे ऐसा है जिस तरह आप हेरोइन का पैकेट पकड़ा देते हो। लेकिन सर हम ये भी तो देखते हैं कि हमारे माशरे में हमारी सोसाइटी में हर दूसरे बच्चे ने ये चीज पकड़ी हुई है। मतलब अगर पेरेंट्स जो है वो पर्सनल मोबाइल नहीं भी देते, तो अब तो बच्चों के लिए अलग से एक टैब घर में मौजूद होता है, ताकि बच्चे हमें डिस्टर्ब ना करें और वो इस टैब के जरिए जो है वो अपना एंटरटेनमेंट करें। तो सर अगर हम उनसे वो ले यही लेते तो हैं तो हमारे यही तो मसला है बच्चे। ना कि हमें, ये जो आपने लफ्ज बोला ना कि हमें डिस्टर्ब ना करे, तो ये जो हमें डिस्टर्ब ना करे वाला जो इशू है, ये बहुत खतरनाक है। भाई अगर आपको नहीं डिस्टर्ब होना था, तो आई एम सॉरी टू से आप बच्चे पैदा ही ना करो। आप वालिदैन बन गए हो, अल्लाह ने आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी ला दी है। बीइंग अ पेरेंट जो है ये आसान काम नहीं है। अल्लाह ने आपसे एक नस्ल को तरबियत देना है आपके हाथों से। तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं डिस्टर्ब ही ना हूं, जी जी तो सर। आई एम सॉरी जी। सर लेकिन ये भी तो है कि एक सोसाइटी में एक ये ट्रेंड बन चुका है आजकल, और अगर हम किसी एक बच्चे को ये नहीं देते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होने लगता है कि सब लोग एक काम कर रहे हैं और मुझे ये काम करने की इजाजत नहीं है। तो सर इस मेरा कॉम्प्लेक्स से हम अपने बच्चे को कैसे मेरा बाहर मतलब, निकालें? शुरू से था, 4 महीने से लेकर 28 महीने तक बच्चे को इस चीज से इंतहाई दूर रखे और बच्चे के सामने मोबाइल इस्तेमाल ना करें। 28 महीने के बाद स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत मिनिमम रखे। मैं नहीं कहता कि आप बच्चे को, देखिए, आप इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते, आप टेक्नोलॉजी को अवॉइड नहीं कर सकते। यू आर इन द 21st सेंचुरीज। अब तो टेक्नोलॉजी से एजुकेशन आ गई है बाकायदा। अब तो टेक्नोलॉजी से बाकायदा जो है वो कोर्सेज आ गए हैं। लेकिन 4 महीने से 24-28 महीने तक बच्चे को इंतहाई अवॉइड करे इस चीज में। उसके बाद 28 महीने के बाद 5 साल तक बच्चे को लिमिटेड टाइम, 5 साल के बाद आप टेक्नोलॉजी को अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसका सही इस्तेमाल तो करा सकते हैं। वाई टू वॉच कार्टून्स, कोई अच्छी सी चीज जो कि जैसे कि माइंड गेम्स होते हैं बहुत सारे मोबाइल्स में, जैसे कि लर्निंग एक्टिविटीज होती है। तो मैं समझता हूँ कि 4 से 28 महीने तक अवॉइड करें। उसके बाद लिमिटेड टाइम रखें और उसके बाद उसको थ्रू प्रॉपर चैनल इसका सही इस्तेमाल कराए अपनी निगरानी में। तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा एज कंपेयर टू कि आप मार पीट के मना कर दो, वो आप कर नहीं सकते। जी। सर लेकिन अब जो है वो हमारी जनरेशन, क्योंकि अब एक इस तरफ आ चुकी है जो बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुकी है इस स्क्रीन की।
सर बीइंग अ टीचर और बीइंग अ मदर, क्योंकि मदर का एक बहुत बड़ा रोल होता है घर पे, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि बीइंग अ मदर और बीइंग अ टीचर जो है हम कैसे गाइड कर सकते हैं और हम कैसे मोल्ड कर सकते हैं अपने बच्चों को, अपने किड्स को, अपने स्टूडेंट्स को, कि वो स्क्रीन टाइम से हटकर और दूसरी एक्टिविटीज की तरफ या फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ हम मोल्ड करें, तो इसका क्या इफेक्ट होगा और हम इसे किस तरह से कर सकते हैं? कोई सजेशंस आपके? जी, इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप बच्चे का स्केड्यूल बनाएं, एक शेड्यूल बनाएं, उसमें एक टाइम टेबल है बच्चे का, उसमें टेलीविजन टाइम भी रखे, उसमें मोबाइल टाइम भी रखे, उसमें फिजिकल एक्टिविटीज भी रखे। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ 3 साल से बड़े बच्चे के लिए। 3 साल से कम बच्चे को अगर आप दे रहे हो तो गलत कर रहे हो। तो 3 साल से बड़े बच्चे को अगर आप स्केड्यूल बना के दे, एक शेड्यूल बना के दे, और उसी शेड्यूल में, उसी टाइम टेबल में उसको हर चीज का बच्चे को पता कि ये मेरा टाइम है। शुरू में वो ऑफेंसिव रहेगा, शुरू में वो जो है, देखिए एकदम से चेंज नहीं होता, तो आप उसको मिनिमाइज भी करते हैं। जितने भी डी एडिक्शन सेंटर है दुनिया में, वो आप जब किसी मरीज को वहां लेके जाते हो तो वो एकदम से नशा बंद नहीं कर सकते, वो इसको जी ग्रेजुअली बिल्कुल। डिक्रीज करते हैं। तो अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा एडिक्ट हो चुका है तो आप इसको ग्रेजुअली डिक्रीज कर सकते हो। प्लस जो इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हो यूजफुल पर्पस के लिए। तो जब बच्चे को ये पता होगा कि मोबाइल इज नॉट ओनली फॉर कार्टून्स, मोबाइल इज नॉट ओनली फॉर इधर उधर की चीजें, तो वो इस बात को आहिस्ता आहिस्ता वो सबकॉन्शियस में इसको समझने लगेगा कि हाँ, ये भी मेरी किताब की तरह मेरी लाइफ का एक हिस्सा है जिसको मैंने कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल करना है। सही। सर इसके अलावा हम देखते हैं पेरेंट्स जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा समटाइम्स जो है वो हार्श हो जाते हैं और स्टूडेंट्स को अपने बच्चों को जो है वो डांटने लगते हैं कि शुरू शुरू में जब वो एडिक्टेड नहीं होता है तब वो खुद देते हैं, और फिर बाद में जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो और तुम सिर्फ स्क्रीन पर लगे रहते हो। तो सर यहाँ पर पेरेंट्स को हम क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरह से यहाँ पर अपने बच्चों को डील करें, क्योंकि हमारे बच्चे हमारा सरमाया है, तो हम अपने एसेट्स को किस तरह से देखिए, बचा सकते हैं? द ओनली मैसेज मैंने यही तो कहा ना कि अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है 4 महीने से 28 महीने तक, उस वक्त उसको इंतहाई केयरफुल रहे, उनके सामने मोबाइल इस्तेमाल मत करे। स्पेशली जब 1 साल प्लस का बच्चा हो जाए तो उनके सामने अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करोगे तो इसको इस्तेमाल करने के लिए फिर आप रेडी हो जाओ। तो लेकिन जो बच्चे अब एडिक्ट हो चुके हैं, जैसे कि किसी का अगर 5 साल का 4 साल का बच्चा है और वो ऑलरेडी एडिक्ट हो चुका है इस चीज का बहुत ज्यादा, तो उसके 2 तरीके मैंने आपको बताए कि एक तो ग्रेजुअली उसका एक स्केड्यूल बनाए, एक शेड्यूल बनाए, और उसमें जो मोबाइल का टाइम है वो ग्रेजुअली कम करे। दूसरा, मोबाइल को अपने निगरानी में इस्तेमाल करके उनको यूजफुल इस्तेमाल की तरफ लेकर जाए, जिससे कि बहुत सारे एजुकेशनल चीजें हैं मोबाइल पे, वो भी तो हो सकती है। सर कुछ साइकोलॉजिकल जी इश्यूज की तरफ मैं चाहूंगी आप रोशनी डालें कि किस तरह के इश्यूज से जो है हमारा बच्चा आजकल दो चार है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट जो है वो आप इसको किस तरह से रेफर करेंगे? जी, सबसे पहले जो 3 मेरे ख्याल में बड़े इश्यूज हैं जो आजकल के बच्चे को होते हैं। एक, सबसे पहले बच्चा जो है वो इनसिक्योर है हमारे सोसाइटी में, इवन अपने पेरेंट्स से भी इनसिक्योर है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ पेरेंट्स को शायद मेरी बात अच्छी ना लगे। मैं मिसाल के तौर पे, हम बच्चे से ग्लास टूट जाए तो वो हम उसको उतना डांटते हैं या मारते हैं, लेकिन हमने बच्चे को कभी ग्लास रखने का सही तरीका नहीं सिखाया, या ग्लास टूटने के बाद भी उसको सिखाएंगे नहीं कि ग्लास कैसे रखना है, लेकिन उसको मारेंगे या डांटेंगे। तो सबसे पहले जो उनके माइंड में, ये शुरू में नहीं होती, कोई भी साइकोलॉजिकल इशू जो है वो 1 डे या डे 1 से नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखिएगा। वो ग्रेजुअली जो है आपके माइंड में आती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीलिंग्स आती है। सबकॉन्शियस माइंड 2 चीजों को एक्सेप्ट करता है, सोच को, चाहे आप खुद उसमें डालते हो या मुआशरा आपके। अब 4-5 साल का बच्चा खुद तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन नहीं कर सकता ना,
तो उनके वो वही सोचेगा जो उनके इर्द गिर्द हो रहा है। तो जब वो ग्लास उनसे टूटेगा तो ग्रेजुअली उनके जहन में ये बात आएगी कि चीजों की कीमत है, मेरी नहीं है। तो ये जो इनसिक्योरिटी है, या इनको बहुत सारे मजीद हम नाम दे सकते हैं, ये सबसे ज्यादा हमारे मुआशरे में बिल्कुल एक जहर की तरह फैल गया है। मैं पेरेंट्स को हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों की तरबियत करें। तरबियत की जिम्मेदारी आपको अल्लाह ने दी है, ये बहुत बड़ा काम है। ये क्यों कहा गया कि जिसने 3 बेटियों की तरबियत की वो जन्नत में जाएगा? एक हदीस मुबारक है। क्योंकि तरबियत करना आसान काम नहीं है, और अल्लाह ने आप पे ये बोझ डाला है तो इसका मतलब आप कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह किसी इंसान पे उनके बसात से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो सबसे पहले सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है, वो हमारे बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फैल गई है, या डाल दी गई है, या डलवाई गई है कि चीजों की कीमत है, हमारी नहीं है। आपके कार पे अगर आपका बच्चा स्क्रैच डाले तो आप क्या करेंगे? क्योंकि चिल्लाएंगे। बच्चे को पता है कि कार जो है वो 20-25 लाख का है, मेरी वैल्यू नहीं है। तो ये बात डे वन से नहीं होती या वन डे में नहीं होती, ये बात बहुत ज्यादा ये रिपीटेटिव वाकयात हो के आती है। तो मेरे ख्याल में ये एक सबसे बड़ी इशू है। हमने अपने बच्चों को ऊन करना है। आप ऊन नहीं करोगे, देखिए, अनकंडीशनल लव इज द राइट ऑफ एवरी पेरेंट। अनकंडीशनल लव इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। जिस तरह पेरेंट्स का हक है, उस तरह बच्चों का भी हक है। तो मैं समझता हूं कि अगर बच्चे को अफेक्शन दिया जाए, बच्चे को मोहब्बत दी जाए, दूसरी जो चीज वो फेस कर रही है वो है लैक ऑफ अफेक्शन या लैक ऑफ लव। वो इसलिए कि हमारे पास बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। अब जब बच्चे को घर से अफेक्शन नहीं मिलेगी, घर से लव नहीं मिलेगी, ये ह्यूमन नीड है, वो बाहर से जो है उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। बाहर जाएगा तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी वो आप सबको पता। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आप बच्चों को टाइम दे। बच्चों को आप टाइम नहीं देंगे तो दूसरे जो नफ्सियाती मसाइल जो है इनसिक्योरिटी के साथ साथ वो जब शिकार होगा। देखिए, तमाम साइकोलॉजिस्ट इस बात पे मुत्तफिक है कि जिस बच्चे को बचपन में अफेक्शन नहीं मिलता, लव नहीं मिलता, तो वो बड़ा होकर जो है वो ब्रूचल बनेगा, वो उसमें दूसरों के लिए एहसास नहीं होगा। तो जाहिर बात है, फिर हम एक मुआशरे को एक इंसान नहीं दे रहे, हम मुआशरे को एक 2 टांगों पे चलने वाला जानवर दे रहे हैं जो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। तो ये दूसरी एक चीज है। तीसरी जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज जो हमारे बच्चों में है वो है बर्डन। हमने बच्चे को बर्डनाइज किया हुआ है। हमने, अगर स्कूल है, अगर मदरसा है, मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हुए हैं, बच्चा सुबह सवेरे स्कूल जाता है, और ऐसे स्कूल होते हैं बादों का दूर भी होते हैं, तो बच्चे को 2 से 3 घंटे पहले बस में चढ़ना होता है। छोटा बच्चा है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का छोटा बच्चा है, वो 3 घंटे पहले बस में उसे चढ़ना होता है। वो 3 घंटे पहले स्कूल जाते हैं, 3 घंटे बाद में पहुंचते हैं घर। और स्कूल में जो होता है वो आप सबको पता है। मेरे से एक टेलीविजन शो में पूछा गया, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में किस चीज की कमी है? मैंने कहा सिर्फ 2 चीजों की कमी है, निज़ाम की और तालीम की, बाकी सब ठीक है। तो ये वहां पे उनको प्रेशराइज किया जाता है, होमवर्क है, क्लास वर्क है, बर्डन है। तो भाई, एक 5 साल के बच्चे को 15 सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ? फिर जब वो घर आता है तो घर से बाज वालिदैन उसको मदरसे भी भेजते हैं, तो उधर का जो माहौल होता है वो तो अल्लाह माफ करे, वो तो बहुत ही डिफरेंट होता है। क्योंकि वहां पे जो कारी साहब होते हैं वो जिस तरह डील करता है, मैं मदरसे में रहा हूँ, मुझे पता है। तो वो एक अलग प्रेशर बच्चे पे आ जाता है। फिर जब मदरसे से आ रहा होता है तो बहुत सारे, ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो मैं देख चुका हूँ या एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो जब वो मदरसे से आ जाता है तो फौरन ट्यूटर आ गया जी, ट्यूशन शुरू हो गया जी। अब जब ट्यूशन से वो बच्चा फारिग होता है तो वो समटाइम्स, 'माँ बाप के सोने के बाद ही फ्री हो जाता है। 'माँ बाप के सोने के बाद ही फ्री हो जाता है'। 'माँ बाप के सोने के बाद ही फ्री हो जाता है' तो वो समटाइम्स 'माँ बाप के सोने के बाद ही फ्री हो जाता है' तो वो समटाइम्स 'माँ बाप के सोने के बाद ही फ्री हो जाता है' 'माँ बाप के सोने के बाद ही फ्री हो जाता है' तो वो समटाइम्स 'माँ बाप के सोने के बाद ही फ्री हो जाता है' तो वो समटाइम्स 'माँ बाप के सोने के बाद ही फ्री हो जाता है' 'माँ बाप के सोने के बाद ही फ्री हो जाता है' 'माँ बाप के सोने के बाद ही फ्री हो जाता है' 'माँ बाप के सोने के बाद ही फ्री हो जाता है' 'माँ बाप के सोने के बाद ही फ्री हो जाता है' 'माँ बाप के सोने के बाद ही फ्री हो जाता है' 'माँ बाप के सोने के बाद ही फ्री हो जाता है' 'माँ बाप के सोने के बाद ही फ्री हो जाता है' 'माँ बाप के सोने के बाद ही फ्री हो जाता है' 'माँ बाप के सोने के बाद ही फ्री हो जाता है' 'माँ बाप के सोने के बाद ही फ्री हो जाता है' 'माँ बाप के
फिर होमवर्क भी स्टार्ट हो जाता है, फिर एग्जाम का बर्डन भी हो जाता है। एग्जाम का बर्डन आजकल तो ये जो आप फ्रस्ट्रेट कर रहे हो ना माइंड्स को, ये मैं समझता हूँ आप प्रेशर कुकर बना रहे हो। ये बच्चा कभी भी कहीं भी सुसाइड कर सकता है, ये बच्चा कभी भी कहीं भी ब्लास्ट हो सकता है, या आप पे ब्लास्ट होगा या खुद पे ब्लास्ट होगा। अब समटाइम वो पेरेंट पे या टीचर पे ब्लास्ट तो हो नहीं सकता, तो जब वो टीचर या पेरेंट पे ब्लास्ट नहीं हो सकता तो वो अपने अपने अंदर ही वो प्रोसेशन को रखेगा, तो वो प्रेशर कब तक बरकरार रहेगा, एक ना एक दिन उसने पढ़ना है। तो ये जो एनर्जी रिवीलिंग टेक्निक्स है ना, वो बच्चे पे अप्लाई करे, बच्चे को इजी होने का टाइम दे और बच्चे को इजी रखे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है बच्चों में, आप देखें ना हर दूसरा बच्चा जो है एंगर और डिप्रेशन का शिकार है, हर तीसरा बच्चा, सॉरी। अभी जो एंगर है या डिप्रेशन है, खुदा न खास्ता इतने हाई लेवल का डिप्रेशन तो नहीं होता, लेकिन होता जरूर है। आपके पाकिस्तानी बच्चों में 10 साल का बच्चा भी वो नफ्सियाती मरीज है, क्यों है? 5 साल का बच्चा नफ्सियाती मरीज है, क्यों है? उसको क्या टेंशन है? अक्सर लोग पूछते हैं बच्चे से, भाई तुम्हें क्या टेंशन है? उनको सबसे बड़ी टेंशन तो आपने दे रखी है जी। बिलीव मी, बिलीव मी, इस उम्र में, इस बॉडी के साथ, इस वजूद के साथ, अक्सर मैं 5 साल और 6 साल के बच्चे का बैग नहीं उठा सकता। तो जब वो आपका बच्चा वो बैग नहीं उठा पाएगा, तो उसके अंदर जो मवाद है उसका दिमाग कैसे उठा पाएगा? तो कुछ स्कूलों ने इस बात को रियलाइज किया हुआ है, वो इस पे काम भी कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क पे आ रहे हैं, स्मार्ट एजुकेशन पे आ रहे हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स पे आ रहे हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे आ रहे हैं, लेकिन उनको ये फॉर्मल स्कूल आने नहीं दे रहे या आने नहीं देंगे। उसकी वजह ये है, इनका कारोबार तो चलता है कि बोर्ड पे जिस बच्चे के नंबर सबसे ज्यादा होंगे वो बोर्ड भरा हुआ होगा तो ये आएंगे। तो आई एम सॉरी टू से, बच्चे को जो प्रेशर कुकर बनाया हुआ है 3 ट्राइंगल्स ने मिलके, स्कूल ने, टीचर ने और पेरेंट्स ने। आज अगर मैंने कल एक आर्टिकल लिखा था एक इंग्लिश वेबसाइट के लिए, उसमें मैंने लिखा था कि सुसाइड डज नॉट मीन देयर इज नो किलर। आपके मुआशरे में जब भी कोई बच्चा सुसाइड करता है तो कातिल 3 लोग होते हैं, मुआशरा होता है, उस्ताद होता है और वालिदैन होते हैं। तो ये वो इश्यूज है, अगर इसको आपने बरवक्त डील नहीं किया, हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। देखिए मुझे इस वक्त वो आइंस्टाइन का एक बहुत मशहूर जमाना कॉल है कि एवरीबॉडी इज जीनियस, बट इफ यू आस्क अ फिश टू क्लाइंब अ ट्री it will spend its whole life that he is stupid. आप एक मछली को कहो ना कि आप दरख्त पे चढ़ जाओ, तो प्रॉब्लम ये है कि वो दरख्त पे चढ़ तो नहीं सकेगा, तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में बच्चों को गवर्नमेंट को भी इस पे काम करना चाहिए। और बिल्कुल बहुत सारे ममालिक में बैन है 5 साल से कम उम्र के बच्चे को स्कूल भेजना, तो आप भी उसको जो है वो इस पे काम करें। तो गवर्नमेंट से भी है, पेरेंट्स से भी है कि जो कुछ एक माँ सिखा सकती है दुनिया का कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता। अब दुनिया मेरे लिए असातिज़ा मोहतरम है, मैं खुद एक टीचर हूँ, मुझे 20 साल हो गए टीचिंग फील्ड में, 24 कंट्रीज में सेमिनार्स भी किए हुए हैं, तो मैं टीचर्स का बहुत बड़ा कदरदान हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब माँ जो कुछ सिखा सकती है, क्योंकि ये एक नेचुरली माँ में, आप देखिए ना, आपने एक 6-7 साल की बच्ची में एक खूबी देखी होगी कि वो छोटी गुड़िया को उठाती है, उनको नहलाती है, उनको सुलाती है, उनको इवन फीडर सम टाइम देती है। ये आपने देखा है ना? जी सर, वो बिल्कुल। 7 साल की बच्ची, ये 7 साल की बच्ची को मदराना शफकत और मदराना मोहब्बत किसने सिखाया? अल्लाह ने। ये अल्लाह ने उसके जहन में डाल दिया है। अब अगर उसके जहन में क्वालिटी है तो दुनिया का कोई भी पीएचडी स्कॉलर आप लेकर आओ, वो नहीं सिखा सकता, इवन बाप भी नहीं सिखा सकता। आपने कभी देखा है
कि एक छोटे बच्चे ने या इवन बड़े बच्चे ने एक्टिंग की हो बाप बनने की, या वो मजदूरी करने की एक्टिंग की हो या इस तरह, नहीं। लेकिन एक छोटी बच्ची को आप हमेशा देखते हो कि वो माँ की एक्टिंग करती है। वो इसकी वजह से कि उनमें इनकॉर्पोरेट की गई है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये खसूसियत है। तो अगर एक 7 साल की बच्ची में इतनी खासियत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 20 साल से ऊपर के माएँ, अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल के ऊपर ही होती है, 20 साल के ऊपर से 30 साल 35 साल जो भी उसकी एज है, और जब वो माँ बन जाए, वो सारे प्रोसेस से गुजर भी जाए, तो वो मोहब्बत और वो तरबियत 100 गुना ज्यादा हो जाती है। तो अच्छा सर, मुझे यहाँ इस पर वक्त वो हम एक पंजाबी का जी जी सर, यहाँ पर मैं हमारे मुझे पास एक एक पंजाबी का जी बोले। सर, यहाँ हमारे पास एक सवाल है कि जो बच्चे मेहनती हैं लेकिन फिर भी वो किसी वजह से प्रोग्रेस नहीं कर पाते, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? 5 चीजों को देखे जी। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में डिस्टर्ब है, अगर आपका बच्चा स्कूल में डिस्टर्ब है, अगर आपका बच्चा लाइफ में डिस्टर्ब है, तो 5 चीजों को देखे। नंबर 1, उनके सोशल सर्कल को देखे, किससे मिलता है, कैसे मिलता है, कब मिलता है, कहाँ मिलता है। ठीक है जी। नंबर 2, उनके स्कूल में जाए, उनके क्लास में देखे। कोई देखिए जी, 4 चीजें हो सकती है। क्लास में बड़े बच्चों का होना, हार्श टीचर का होना, एब्यूजिव फ्रेंड्स का होना। तो ये जो दूसरी चीज आप क्लास में जाके देखिए। पहली चीज सोशल सर्कल को देखे, दूसरी चीज क्लास में जाके देखिए। अगर क्लास में ये चंद चीजें मौजूद है, तो फौरन से पहले उसका स्कूल चेंज करें। भाई, आपके बच्चे के फ्यूचर का मसला है। ये जाती मतलब या जाती, अक्सर पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो, मैंने कहा आप स्कूल में क्यों बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इसमें तो मारपीट भी होती है सारी चीज। उन्हें कहा जी ये नजदीक है, खुद आता जाता है, दूर हम फिर इसको क्यों लेके आएंगे। तो अपनी सहूलत के पेश नजर किसी स्कूल में बच्चे को ना दाखिल करें। अपने फाइनेंशियल मैटर करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन उसको मद्देनजर रखकर अब उसी रेंज में आप स्कूल। तो दूसरी चीज बच्चे के क्लास को देखें। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका बच्चा कॉम्पिटेंट है और वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, तो अपने रवैये को देखे बच्चे के साथ। हम हमेशा पेरेंट्स को एक बात करते हैं, मेरी रिसर्च ही इस पे है, मेरी पीएचडी इस पे है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे। देखिए, आप एज ए पेरेंट अपने ऊपर नजर दौड़ाएं, इस बच्चे को मैं कितना टाइम दे रहा हूं या दे रही हूं। इस बच्चे के लिए मैं एज ए, देखिए, खाना खिलाना फादर की ड्यूटी नहीं है, मदर की ड्यूटी नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे। वो, अल्लाह ने वो ड्यूटी अपने जिम्मे ली है। हाँ ठीक है, हमारे हाथों से, हमारे वसीले से उनको खाना मिलता है। दैट्स दैट्स नॉट ऑल व्हाट अ पेरेंट कैन डू। सबसे थर्ड नंबर जो आपने देखना है कि अगर आपका बच्चा कॉम्पिटेंट है और वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो नंबर 3, अपने रवैये को देखे। नंबर 4, अपने एक्सपेक्टेशंस को देखिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम नर्सरी के बच्चे से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वैसा परफॉर्मेंस दे जैसे बड़ा बच्चा देता है। या हम एक छोटे बच्चे से, देखिए, एवरीबॉडी इज जीनियस विद डिफरेंट एस्पेक्ट, एवरीबॉडी इज जीनियस विद डिफरेंट एस्पेक्ट। तो अगर आप इस चीज को देख ले कि आप देखिए इस चीज को कि एक बच्चा है, मिसाल के तौर पे, मेरे एक दोस्त कहता है कि मैंने एक दिन अपने माँ बाप से कहा कि मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे। तो वो कहता है मेरी एक फूफो बैठी हुई थी, फूफो वैसे भी बदनाम है दुनिया में, पाकिस्तान में। वो कहते हैं मेरी एक फूफो बैठी हुई थी, उसने कहा जी मेरा बेटा नहीं बन सका, तुम क्या बनोगे। मैं अपने एक बहुत मुहतरम, हमारी एक फीमेल प्रिंसिपल साहिबा थी, उनका बेटा बहुत डिस्टर्ब था। जब मैं उनके घर गया, उनको किया, वो प्री मेडिकल, एफएससी प्री मेडिकल में पढ़ रहा था। तो जब मैंने सारी चीजें डायग्नोज कर दी, तो प्रॉब्लम कहाँ हुई, क्योंकि उसी प्रिंसिपल साहिबा का बड़ा बेटा जो था वो डॉक्टर बन रहा था, वो मेडिकल कॉलेज में था। वो प्रिंसिपल साहिबा यही चाहती थी कि मैं चाहता हूँ कि मेरा वो वाला बेटा डॉक्टर बन रहा है, तो ये वाला भी डॉक्टर बनेगा, ताकि कल को लोग ना कहे कि दोनों की तरबियत एक जैसे नहीं हुई। तो ये जो माइंड सेट है ना, 4 चीज आप अपनी एक्सपेक्टेशन को देख लीजिए।
सवाल था ना कि बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो चार चीजें सोशल को देख ले, उसके आसपास देखे, कौन है, क्या है, कैसे है। नंबर 2, आप उसके स्कूल को देखे। नंबर 3, आप अपने रवैये को देखे बच्चे के साथ। नंबर 4, आप एक्सपेक्टेशन को देख लीजिएगा, आपके बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन है। अब अगर, अच्छा, वो जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, जब उन्होंने फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद अपने बच्चे को वहां से निकाल के कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डाल दिया, वो बच्चा जो पेपर फेल करता था वो टॉपर बना। वजह क्या थी? वजह ये है कि आप एक्सपेक्ट वो कर रहे हो। मैंने यही तो अर्ज किया ना कि अगर आप मछली से ही एक्सपेक्ट करोगे कि वो दरख्त पे चढ़ जाए, तो मेरे ख्याल में वो मछली तो अपने आप को स्टूपिड समझेगी, लेकिन आपको। तो यहीं पर हमारी ऑडियंस में से भी किसी ने सवाल किया है कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता और उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि वो एजुकेशन हासिल करे, और या फिर उसे फोर्सली कहा जाता है कि वो किसी भी तरह से फर्दर कंटिन्यू करे अपनी स्टडीज को, तो यहाँ पर पेरेंट्स को क्या मैसेज है और उस स्टूडेंट को क्या मैसेज है जो अपनी स्टडीज को बीच में ही ब्रेक कर देते हैं या किसी भी वजह से फाइनेंशियल इश्यूज या फैमिली इश्यूज की वजह से आगे फर्दर ऑन कंटिन्यू नहीं करते? ओके, यहाँ पे इस सवाल के कई एस्पेक्ट्स है। पहला एस्पेक्ट, अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, देखिए मैं तमाम पेरेंट्स से एक गुजारिश करूंगा, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, एक छोटा सा टेस्ट होता है जो आप 5 साल से 8 साल के बच्चे को कर सकते हो। वो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो आपके बच्चे के बारे में आपको बताता है कि नफ्सियाती तौर पे ये कौन से फील्ड के लिए। समटाइम बच्चा को बता नहीं पा रहा होता है, क्योंकि हमने डिस्टेंस इतना रखा हुआ है ना, हमने डिस्टेंस इतना रखा हुआ है कि आपको बता नहीं पा रहा होता है। देखिए, कामयाब पेरेंट्स की सबसे पहली निशानी ये है कि आपका बच्चा आपसे हर एक चीज शेयर करे। जिस दिन आपके बच्चे ने आपसे चीजें शेयर करना शुरू कर दी, आप समझ जाओ कि आपने पेरेंट्स के पेरेंटिंग के सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, कोई भी बच्चा जो है, मैंने अगेन वही अर्ज किया ना कि एक बच्चा स्कूल से क्यों भागेगा, स्कूल से क्यों भागेगा, तो वही 4 रीजन जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन में कहे, उसके सोशल सर्कल को देखें। क्योंकि बच्चे को हम उतना टाइम नहीं दे रहे जितना टाइम उसको मोबाइल दे रहा है, जितना टाइम उसको बाहर का दोस्त दे रहा है, जितना टाइम उसको स्ट्रीट चाइल्ड दे रहा है। तो अगर आपके बच्चे को स्ट्रीट चाइल्ड टाइम दे रहा है, तो ये आपके लिए इंतहाई अलार्मिंग बात है। क्योंकि साइकोलॉजिकली मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान साहब ने एक, जब ये प्राइम मिनिस्टर ना भी थे, तो केपी में, पेशावर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए, एजुकेशन का, जमुन कोर के नाम से। ये इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ, ये बहुत रिलेटेड है। मेरी जो मेरा भाई या मेरी बहन है उसको मेरा जवाब मिल जाएगा। वहां पे मुझे पेशावर कमिश्नर साहब ने बुला लिया कि आप यहाँ पे आके जो है बच्चों का और इदारे का जो है एक इंस्पेक्शन टाइप का कर लो। मैं वहां पे जब गया तो वहां के डायरेक्टर साहब बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, यूनिवर्सिटी के से जो है वो चांसलर भी मेरे ख्याल में रह चुके, वाइस चांसलर रह चुके हैं, तो फॉरन में रह चुके, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। तो उनके साथ बैठे हुए थे, तो उनके साथ जब बच्चों को मामलात हमने देखे, तो वहां पे ना बहुत सारे बच्चे ऐसे थे। अब देखिए, जरा कंडीशन गौर करें, स्ट्रीट से बच्चे को उठाए, वो बच्चा जो फुटपाथ पे सोता था, सारा दिन भीख मांगता था या किसी मिस्त्री के साथ काम करता था, उनको उठा के आप एक वीआईपी कंफर्टेबल हाउसिंग सोसाइटी में रखो, उसको हर वो चीज दो जो एक अपर क्लास अपने बच्चे को दे सकती है। उसको खाने में फ्रूट भी दे दो, उसको बेहतरीन खाना भी दे दो, उसको एजुकेशन भी दे दो, उसके कपड़े, मेरे से ज्यादा कीमती कपड़े उनको दिए जा रहे थे। एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। लेकिन स्टिल मैंने वहां एक बच्चे से पूछा, हाँ जी बच्चा आपका क्या दिल कर रहा है? मैंने किसी और नजरिए से पूछा, कहता है सर मैंने वापस जाना है। तो मैं जब घर आके सोचने लगा, भाई वो बच्चा वापस क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वहां उनको आजादी थी, वो आदी हो चुका था, वहां वो उनका जो सर्कल था वो एक नशा है वो सर्कल। तो अगर आपका बच्चा, तो यहाँ पे उनको हर चीज तो मुयसर है, लेकिन अपनी मर्जी से कहीं जाना, किसी के साथ बैठना मुयसर नहीं है उस इदारे में। तो अब बच्चे के इतने से माइंड में 20 साल के बाद का प्लान नहीं होता, बच्चे के माइंड में 20 मिनट के बाद का प्लान होता है कि इस वक्त मुझे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
इस वक्त मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो जब तक आप, और दूसरी बात, आप बच्चे को क्वारंटाइन नहीं कर सकते कि इधर बैठो, कमरे में बैठो, बाहर नहीं जाओगे, कमरे में बैठो, बाहर नहीं जाओगे। प्रॉब्लम इज कि बड़ों को आप नहीं कर सकते। आपने उसको अल्टरनेट देना है। अगर वो सोशल सर्कल में गलत बच्चों के साथ उठता बैठता है तो उनको खत्म करने के लिए आपने खुद उनको सर्कल देनी है। जी। तो वो जो 4 चीजें मैंने बताई इससे पहले, वो इसी पे भी अप्लाई होते हैं कि अगर आपका बच्चा स्कूल भी जा रहा है तो ये 4 चीजें देखो। ये 4 चीजों में आपको आपका जवाब मिल जाएगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी, बच्चा खुद से कभी जिद नहीं करे कि मैंने नहीं पढ़ा, उसकी कोई रीजन होती है। इनकार की हमेशा रीजन होती है। जी। सर यहाँ पर हमारे पास एक इशू ये आ रहा है कि जैसे घर में बहुत सारे लोग होते हैं, समटाइम्स हम लोग जॉइंट फैमिलीज के साथ रह रहे होते हैं और वहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चे को तो सपोर्ट करते हैं और उनको गाइड करते हैं, लेकिन जो अदर फैमिली मेंबर्स होते हैं या सीनियर्स होते हैं वो उन्हें पैम्पर कर रहे होते हैं, वो उनकी जिद भी मान रहे होते हैं। अगर एक पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे की जिद समटाइम्स पूरी नहीं कर रहे होते कि उनकी जिद राइट नहीं है और वो जो है वो कर रहे होते हैं, और लेकिन दूसरे जिस तरह नाना नानी है, दादा दादी है या अदर फैमिली मेंबर्स हैं, समटाइम्स उनको पैम्पर कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, इज्जत मान लो, बच्चा है एंड ऑल दैट। तो यहाँ से वो एक गलत ट्रैक पर चलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप इसको कैसे सजेस्ट करेंगे, क्या सजेशन है आपकी हमारे उन फैमिली मेंबर्स के लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए कि हम यहाँ पर इस सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, ये मोस्ट ऑफ द फैमिलीज का हमारा मसला है। उसका प्रॉब्लम ये है, वो एक मशहूर जमाना कॉल है एक इंडियन स्कॉलर का, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये जो क्या कहेंगे लोग का जो है ना, कि हम हर एक को अपने लाइफ में इंटरफेयर करने दे रहे हैं। भाई, आप है और आपका बच्चा है, डू वट एवर इज राइट फॉर योर चाइल्ड। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप वो करें जो आपके बच्चे के लिए। देखिए, आप एक दो बार डिनाई करोगे तो वो भी टांग अड़ाना बंद कर देंगे। ये बहुत बड़ा मसला है जो हमारे बच्चे फेस कर रहे होते हैं कंबाइंड फैमिलीज में। एक तो कभी कभार ये होता है कि ये बच्चे थोड़ा सा कमजोर होते हैं, इनके पेरेंट फाइनेंशियली कमजोर होता है, दूसरों के थोड़ा सा जो है वो ज्यादा अच्छा होता है, तो वो बच्चों के लिए जो कुछ लाता है तो जाहिर बात है ये बच्चा उनको देखते है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब आप हर फैमिली को तो सेपरेट कर नहीं सकते। तो जब आप हर फैमिली को सेपरेट नहीं कर सकते तो उसमें बेहतरीन तरीका ये है कि आप सबसे ज्यादा टाइम अपने बच्चे को दें और सबसे ज्यादा अपने बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि आई एम योर मदर, आई एम योर फादर, और मैं ही जो है आपका सब कुछ हूँ। तो जब बच्चा आपको सब कुछ समझने लगे, जब बच्चा आपके पास आने लगे, तो इस वक्त से आपका जो कामयाबी का सफर है वो शुरू हो जाता है। सर हमारी यहाँ पर अल्फा जनरेशन को डील करने का जो है वो बेस्ट वे क्या है, क्योंकि आज हमारी जनरेशन जो है वो इस लेवल पर आ चुकी है कि जैसे आप कह रहे हैं कि उनको स्क्रीन टाइमिंग पर नहीं जाने देना चाहिए या स्टार्टिंग से ही हम उनको मोबाइल या टैब्स की आदत ना डालें। लेकिन सर हम देखते हैं कि इस वक्त हमारा बच्चा और हमारे किड्स जो भी हमारी जनरेशन है वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि अगर हम इसको इससे दूर करते हैं तो वो एक एडिक्शन है। जिस तरह आपने कहा कि उनको एक एडिक्टेड उसकी जो है ड्रग्स की आदत लग जाती है, इसी तरह हमारे बच्चों को इस स्क्रीन की आदत लग चुकी है, वो एडिक्टेड हो गए हैं बहुत ज्यादा। तो सर इस एडिक्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं? बीइंग अ टीचर इसमें हमारा क्या रोल है? बीइंग अ पेरेंट हमारा इसमें क्या रोल है? बीइंग अ काउंसलर हम इसको कैसे डील कर सकते हैं? ओके, नंबर वन, बीइंग अ पेरेंट तो हम इसको बहुत आसान तरीके से हैंडल कर सकते हैं। उसकी दो बेसिक वजह है। नंबर वन, जो मैंने बताया ना, वो है 4 महीने से 28 महीने तक बच्चे को स्क्रीन नहीं देना और ना ही बच्चे के सामने स्क्रीन इस्तेमाल करना है। ठीक है। नंबर टू, अब जो बच्चा ऐसा है कि जैसे कि अब 6 साल का एक बच्चा है या 4 साल का एक बच्चा, वो इतना हो चुका है कि वो वापस नहीं आ सकता, तो मैंने अर्ज किया ना कि उसका एक स्केड्यूल बनाए। दो चीजों का ख्याल रखें। नंबर वन, ग्रेजुअली उसका जो टाइमिंग है स्क्रीन का वो कम करे। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब ये है कि अगर आप 4 साल में भी कम करें ना तो आपने बहुत जल्दी करें। दूसरी बात, स्क्रीन पे हर उस चीज को इस्तेमाल कराए जो वक्त की जरूरत है। टेक्नोलॉजी कैन बी यूजफुल। आप मोबाइल
भला नहीं कह सकते। देखिए हमारे दौर में तो ये बड़ा मशहूर जमाना कॉल था कि टीवी खराब हो गया तो बच्चों ने खराब किया, बच्चे खराब हो गए तो टीवी ने खराब किया। तो आजकल मोबाइल के बारे में ये कॉल है। देखिए आप इसको रेशनलाइज करें, आप इसको सही मानों में जो इस्तेमाल है इस चीज की उसमें लेकर आए। जैसे कि एजुकेशन है, जैसे कि आप इसको मतलब बहुत सारे एजुकेशनल प्रोवाइड्स है जो टेक्नोलॉजी की वजह से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आई नो मेनी ऑफ देम एंड ऑफ कोर्स यू आर वन ऑफ देम। तो जब आप चीज को खत्म नहीं कर सकते तो उसका सही इस्तेमाल करा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में दिस इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप जो बच्चे आपके अभी टेक्नोलॉजी पे एडिक्टेड हो चुके हैं तो उसको ग्रेजुअली कम का मतलब ये है कि 1 महीने में 1 मिनट कम करें। दूसरा उसका सही इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल का मतलब ये है कि जो वक्त की जरूरत है वो चीज कराए। आजकल तो इवन दीनी उलूम भी मोबाइल पे आ गए हैं, दुनियावी उलूम भी मोबाइल पे आ गए हैं। स्टडीज के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप भी उनमें से एक है जिन्होंने स्मार्ट गेम, देखिए बच्चे ने गेम्स तो खेलना है तो क्यों ना हम उसी गेम्स में उनको एजुकेशन दे दें। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेप कि आप उनको उसका सही इस्तेमाल कराएं। जी सर, आप समझते हैं कि फिजिकल गेम्स की से के थ्रू अगर हम लर्निंग करवाते हैं तो वो ज़्यादा सीखेंगे और ज़्यादा लर्न करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे बनस्बत एक ट्रेडिशनल ट्रेंड के। तो इस चीज़ को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारी जो जनरेशन है वो फिजिकल गेमिंग से ज़्यादा सीखती है बनस्बत ट्रेडिशनल लर्निंग के? देखिए फिजिकल गेम का आप अल्टरनेट कभी भी जो है वो टेक्नोलॉजी को नहीं कर सकते। ये बात हमेशा जहन में रख लीजिएगा। एक एवरेज चाइल्ड को 3 साल से लेकर 12 साल का जो बच्चा है उनको, मतलब स्पेशली अल्फा जनरेशन जो 2012 के बाद पैदा हुई है, 2012 में पैदा हुई है, इवन 2010 के बाद जो बच्चे हैं उनको 30 मिनट का फिजिकल एक्सरसाइज इतनी ही जरूरी है जितना आपके लिए ऑक्सीजन। अगर आप 30 मिनट, ये इंटरनेशनल साइकोलॉजिकल, अभी जो दुबई में हो रही थी ड्यू टू कोरोना कैंसिल हो गई, मेरा उस इसी टॉपिक पे जो था वो रिसर्च पेपर मैंने सबमिट किया था। वो सिर्फ ये है कि जो फिजिकल गेम है वो क्या होनी चाहिए, कितनी चाहिए और कैसी होनी। तो फिजिकल गेम फादर खेल सकते हैं बच्चे के साथ, मदर खेल सकती है बच्चे इंडोर गेम्स खेले, आउटडोर गेम्स खेले। आउटडोर नहीं खेल सकते, इंडोर खेल, टेबल टेनिस, फुटबॉल है या टेनिस है इवन। तो बहुत सारे फिजिकल गेम्स जो इंडोर गेम्स है वो कराए अगर आउटडोर नहीं करा सकते तो। या आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो मॉर्निंग वॉक इंसान के लिए ऐसा है जैसे आपने कोई टॉनिक दे दी हो इसको, तो बच्चे को साथ लेके जाओ। तो मैं समझता हूं कि फिजिकल गेम का अल्टरनेट तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता फिजिकल गेम के साथ साथ अगर आप टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कराए आधा घंटा 1 घंटा तो मेरे ख्याल में वो यूजफुल रहेगा। फिजिकल गेम तो 12 साल तक के बच्चे को आधा घंटा की गेमिंग जो है फिजिकल गेम बहुत ज्यादा जरूरी है। और इससे 1 मिनट भी आप कम उनको दोगे तो मेरे ख्याल में उनकी जो जिस्मानी और जहनी नशोनुमा है वो बहुत जो है। एक गेम, सिर्फ मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक क्रिकेट के गेम में आपके 22 स्किल्स जो ऐसे हैं ना, क्रिकेट में हम एक आम गेम समझते हैं, बल्कि हमारे दौर में तो पेरेंट्स हमें मना करते थे। क्रिकेट के गेम में 22 लाइफ स्किल्स है, उसमें फोकस एक है, फोकस। क्योंकि जब भी आपका फोकस रहेगा लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो 35 स्किल्स उसमें से एक फोकस है। तो अगर मेरे ख्याल में ऐसे सेमिनार या वेबिनार अरेंज हो जाए जिसमें पेरेंट्स को ये बता दिया जाए कि कौन से फिजिकल गेम में कौन सी लाइफ स्किल बच्चे को आ सकती है तो इट वुड बी ग्रेटफुल। तो फिजिकल गेम का नो अल्टरनेटिव, वो बहुत जरूरी है। और एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट पर डे 24 आवर में।
जी तो सर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो शुरू से ही बच्चे बहुत जिद करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि उनकी क्या इश्यूज़ होते हैं और उनको किस तरह से टैकल किया जा सकता है? तो जो हर बात में ज़िद देखिए, करते जैसे कि हैं मैंने और हर पहले भी बताया ना कि जो जिद्दी बच्चा होता है ना, जिद्दी बच्चा खुद से जिद्दी नहीं बनता। वो जिद कौन लोग करते हैं? जो एहसास महरूमी का शिकार होते हैं। ठीक है, तो जब डांट डपट फ्रस्ट्रेशन, ये जिद इसके नतीजे में आती है। तो सबसे पहले तो शुरू में आप इस चीज को आने ही ना दें। ठीक है, दूसरी बात, अगर वो बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है, आपका कोई बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है, तो उनको हैंडल करने की सबसे सबसे बेहतरीन तरीका है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो स्ट्रीट में खेलने को, जो कि एक तो यूजफुल खेलना है, उससे अलग स्ट्रीट चाइल्ड के साथ, या जो लो ग्राउंड चाइल्ड है, आई एम सॉरी मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ, लेकिन होते हैं हर मुआशरे में ऐसे होते, तो वो उन चाइल्ड के साथ जाने में जिद कर रहा है, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि उसका अल्टरनेटिव दे आप उसको। आप उनके साथ खुद बैठे, खुद उसके साथ गेम्स करें, या खुद वहां पे बैठ के जो है उनको टाइम दें। जिद का सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो पेरेंट्स का बच्चे को सुनना और टाइम देना है। मैं खुद इस्लामाबाद में जब क्लिनिक चलाता था, आजकल तो मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, तो वहां पे मुझे, मेरे पास जाहिर बात है ऐसे ही पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, ओल्ड एज भी आते हैं। मैंने एक बात नोट की, 90% जो नफ्सियाती मसाइल है आप उसको हल कर सकते हो अगर आप सिर्फ उसको सुनो तो। हमारी प्रॉब्लम ये है, देखिए मैं अक्सर पेरेंट्स से कहता हूँ, जब बच्चा बोल रहा होता है तो आप उसको बीच में मत टोके, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे को बोलने दें, बच्चे को बोलने दें, हर वो लफ्ज बोलने दें जो वो बोलना चाहता है। वो आपके सामने नहीं बोलेगा तो वो किसी और के सामने बोलेगा। तो ये जो सुनने की ताकत है ना, अगर ये पेरेंट्स में आ जाए तो जिद्दी बच्चा हो बहुत हैंडल होता है। लिसनिंग पावर जो है, जो कि बहुत से लोगों में नहीं हो सकती। हमारे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली फादर्स, तो जाहिर बात है कि वो रिज़्क़ हलाल के सर्चिंग में बिजी होते हैं कि टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं, लेकिन मदर्स भी, बाज मदर्स को अपने आप पे ज़्यादा टाइम देना मुनासिब लगता है बच्चे के निस्बत, तो ये बहुत बड़ी गलती है। तो मैं समझता हूँ कि टाइम देना और बच्चे को सुनना बच्चे के 90% नफ्सियाती मसाइल को हल करेगा, जिसमें जिद बहुत टॉप पे है। जी सर बस मेरा आखिरी सवाल है आपसे, बल्कि रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स को रेकमेंड करें कि वो किस तरह हमारे एसेट्स को बचा सकते हैं, हम कैसे अपना एजुकेशनल अपना निज़ाम तालीम जो है वो बेहतर बना सकते हैं। सर वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पर हम काम करके अपने स्टूडेंट्स में या अपने बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो बिल्ड कर सकते हैं? इसी के साथ हम सेशन को एंड करेंगे। ओके, सबसे पहली बात तो ये है, कोई भी टीचर हो या पेरेंट हो, आप अपने बच्चे को तालीम दो। अब तालीम क्या है? साइकोलॉजिस्ट की नजर में 3 स्टेप्स है, ये बच्चे में प्रोवाइड करे, पैदा करे बाय एनी मीन्स। 3 स्टेप है जी। पहला स्टेप पहला स्टेप पहले स्टेप में पहला मरहला में फिर 3 जुज है। नंबर 1, बच्चे को मुशाहिदा करना सिखाएं, बच्चे को देखना सिखाएं। तो खुद भी देखता है, लेकिन मैं एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट है, माइकल डॉज डेविड है कि किस तरह नाम मेरे दिन से निकल गया, उसने अपने किताब में लिखा है कि अ गुड टीचर इज टू टेल यू वेयर टू लुक, नॉट व्हाट टू लुक। तो आप अपने बच्चे को ना मुशाहिदा करना सिखाएं, वो सोचने लग जाए जिस चीज पे, तो पहले वो देखेगा। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था ना कि अल्लाह ने इंसान की आंखों को फजूल में तो नहीं पैदा किया। तो ये बहुत बड़ी चीज है। पहले मरहले का जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप अपने बच्चे को देखना सिखाएं, हर चीज, हर तरफ, और वो खुद। अब पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप, वो उसी चीज को ऑब्जर्व करे, एनालिसिस करे, एनालिसिस करे। क्योंकि
मुशाहिदे के बाद एनालिसिस आती है, उनके जहन में क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे ज्यादा देखिए जब वो खुद सोचेगा ना, हम क्या करते हैं, हम करते जी बेटा ये क्या है, और 40 सेकंड से पहले बता देते हैं बेटा ये बॉल है, बेटा ये क्या है। अब उसने सोचना शुरू भी नहीं किया, देख तो रहा है वो, लेकिन उसको सोचने के टाइम दिए बगैर आपने कहा जी ये पेन है, तो सेकंड मेक देम थिंक, कि वो देखे, दूसरा वो सोचे, एनालिसिस करे, और थर्ड नंबर इंटरप्रीट करे। वो उसका कोई मुशाहिदा जो उसने किया, जो एनालिसिस उसने किया, उससे कुछ रिजल्ट निकाले। जिस दिन आपने ये किया, आपने एक मरहला सर कर दिया तालीम का। दूसरा मरहला साइकोलॉजिकल ग्रोथ है। साइकोलॉजिकल ग्रोथ बच्चे में अगर आप नहीं कर रहे तो आप बच्चा नहीं, आप एक बॉम्ब, टाइम बॉम्ब बना रहे हैं जो किसी वक्त फट सकता है, या खुद पे या दूसरों पे। साइकोलॉजिकल ग्रोथ में बच्चे को आप 5 चीजें सिखाएं: खौफ, उम्मीद, गम, खुशी। तो ये जो और एक जो है इनाम, 5 चीजें हैं: खौफ, गम, खुशी, उम्मीद और इनाम। ये 5 बच्चों को सिखाएं कि गम होगा तो क्या करना है, खुशी होगी तो क्या करना है, कैसे करना है, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है, किससे रखनी है, कैसे रखनी है। खौफ आ गया, लाइफ का बहुत बड़ा फैक्टर है फियर, वो आएगा तो आपने क्या करना है, बच्चे को सिखाएं। और 5th नंबर इनाम, रिवार्ड, बच्चे को सिखाए किससे एक्सपेक्ट करना है, किससे मांगना है, किससे नहीं मांगना। इनाम किससे मैं एक्सपेक्ट करूंगा, मुझे कौन देगा। तो ये जो इनाम का मतलब एनी रिवार्ड, एनी रिवार्ड, इवन शाबाश भी एक रिवार्ड है, इवन वेल्डन भी एक रिवार्ड है। तो ये किससे और कैसे एक्सपेक्ट करेगा, तो ये आपने करना है जी। Thank you so much, sir, Dr. Naveed Ahmed. It was very informative and eye-opening session for parents. लास्ट में मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए दो जुमले कहें और हम इसके साथ ही अपने सेशन को एंड करेंगे। 2 लाइंस में अपने व्यूअर्स के लिए ये कहूंगा कि अपने अंदर एहसास पैदा करें। मुझे जावेद अहमद गामदी साहब का एक जुमला बहुत खूबसूरत लग रहा है कि आपके पास अपनी जरूरत से ज्यादा जो कुछ भी है वो मुआशरे का है। तो एहसास, जिस तरह ये पेंडेमिक चल रहा है तो आसपास के, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि अफेक्टेड होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो कि जिनको इस वक्त आपकी जरूरत है। समटाइम्स दिलासा जो है, या जो आप किसी को जुबानी तसल्ली देते हो, ये भी बहुत बड़ा काम करता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें एहसास, एक वाहिद चीज़ है जो हमें इंसान बनाती है, और हमारे अंदर एहसास होना चाहिए। मुआशरे के लिए हमें आते हैं जो काम दूसरों के हैं वही लोग जहां में अच्छे, आगे पीछे पढ़ लिया, इकबाल का एक शेर है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज। The audience, I think it was very informative session for you also, being a parent, being a teacher, and being an audience too. Kindly give your comments, whatever you learned, whatever you heard. If you have any more questions, you can comment below, so we will give you answer further. And I would like to inform participants our next session we have rescheduled for tomorrow. The real self to ideal self, which will be which has some issues with this session. So we have rescheduled for tomorrow on 3:30 p.m. Stay tuned. Thank you so much. Allah Hafiz.